में हम लोग जुलाई और अगस्त शिफ्ट के बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। देखो, इस केस में जो पहला क्वेश्चन है ये एक्चुअल में बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का है जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो अब यहाँ मिल गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कह रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो, दो ग्रुप होते हैं, ऐसा बाइफर्केशन होता है। एनायन एनालिसिस में एक ग्रुप होता है डाइल्यूट H2SO4 का, दूसरा ग्रुप होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, और तीसरा होता है इंडिविजुअल का। अब इसमें जो आते हैं वो है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। तो इसका मतलब इन्हीं आयन में से कोई एक नेगेटिव आयन इसमें प्रेजेंट है। अब कह रहा है ये ब्राउन फ्यूम्स दे रहा है विच गिव्स डार्क ब्राउन रिंग विथ FeSO4, यानी ब्राउन रिंग टेस्ट है। अब ब्राउन रिंग टेस्ट दो ही आयन देते हैं, एक होता है NO2 नेगेटिव और दूसरा होता है NO3 नेगेटिव। अब सिंस कंसनट्रेटेड H2SO4 में NO3 नेगेटिव है तो इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है कि इट शुड मस्ट बी नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 में टेस्ट आ रहा है। आपको कोई ये कहाँ होता है, ये एक्चुअल में डाइल्यूट में होता है। अगर यहाँ डाइल्यूट लिखता और सेम लैंग्वेज लिखता तो मैं नाइट्राइट आयन लेता, NO2 नेगेटिव लेता। तो नेगेटिव आयन तो स्टैब्लिश हो गया कि इट शुड बी नाइट्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, वो तो रिएक्शन के बारे में लिख दिया। अब कह रहा है कि X गिव्स प्रेसिपिटेट Y व्हेन डाइल्यूटेड विथ डाइल्यूट HCl इन H2S। अब ये देखो, ये कैटायन एनालिसिस का है, ग्रुप 2 का ये रिएजेंट होता है। ग्रुप 2 में बहुत सारे आयंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उतना बताना पॉसिबल नहीं है। वैसे ग्रुप 2 को याद रखने का तरीका एक वीडियो में आया भी था, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। AS एंड LCCMB एक जगह आया था ये, तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया था कैसे उसको एनालाइज करेंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे मैं प्रिसाइज बता ही नहीं सकता हूँ। LCCMB यही होता है। C स्टैंड फॉर द कॉपर, ठीक है। ये जो C है इट इज़ स्टैंड फॉर द कैडमियम, ठीक है। मरकरी, बिस्मथ, लेड। SbSn के लिए S आता है एंड आर्सेनिक के लिए AS आता है। अब ये जो Y है, ठीक है, इसको ये कंसनट्रेटेड HNO3 में डिज़ोल्व हो रहा है और NH4OH के साथ डीप ब्लू कलर दे रहा है, तो ये कॉपर हो गया। क्योंकि कॉपर जो होता है कॉपर 2+, जब आप NH4OH के साथ इसको ट्रीट करते हो तो CuNH3 2 पॉजिटिव का ये ब्लू कॉम्प्लेक्स दे देता है। तो इससे हमें कॉपर 2+ पता चल गया और नाइट्रेट पता चल गया, यानी कॉपर नाइट्रेट विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहे हैं मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम बेंजीन गिव्स इतना ग्राम टाउलिन, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ टाउलिन कितना होगा। तो देखो, जो बेंजीन है उसका जब आप मिथाइलेशन कर रहे हो तो ये रहा बेंजीन, और इसका जब मिथाइलेशन हम मिथाइल ले रहे हैं, ठीक है ना, मिथाइल इस पे लगा रहे हैं, वैसे होता है एग्जैक्टली इसके थ्रू मिथाइलेशन, तो ये फॉर्म हो रहा है CH3। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो अगर इसका जितना मोल्स है और इसका जितना मोल्स है, मतलब कि ये कि अगर इसका मोल्स और इसका मोल्स इक्वल हो गया, दोनों के मोल्स अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये तय हो गया कि मतलब ये 100% कन्वर्जन हो गया, जितना मिलना चाहिए था उतना मैक्सिमम मिल गया। तो अब यहाँ पे पहले देखते हैं बेंजीन के मोल्स कितने हैं। तो मोल्स ऑफ C6H6 जो बेंजीन होगा, गिवन मास बाई बेंजीन का मोलर मास जो कि 78 है, ओके। और अगर 100% कंप्लीशन होना है तो मोल्स ऑफ टाउलिन भी इतने ही होने चाहिए, 10/78 होना चाहिए, इतना बनना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि 100% कन्वर्जन है, ठीक है। अब ये आएगा कितना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का अगर हम मास निकालें तो 10/78 इंटू इसका मोलर मास, तो ये 90 हो जाएगा इसका मोलर मास। तो ये 90 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ रही है 11.538 ग्राम्स। तो इतना ग्राम्स बनना चाहिए था 100% कंप्लीशन के लिए, बना है सिर्फ इतना 9.2 ग्राम। इसका मतलब परसेंटेज कन्वर्जन हो जाएगा 9.2 बाई टोटल, इतना बनता तो 100% होता, तो प्रोड्यूस मास बाय टोटल मास इनटू 100, यही परसेंटेज कंप्लीशन होगा। और ये वैल्यू आ रही है 79.73, जो कि अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर में 80 हो जाएगा। तो देखो, हमने ये निकाला कि 100% कन्वर्जन पे इतना बनता, तो इतना बनता तो 100% कंप्लीशन, तो इतना बना तो कितना परसेंट कंप्लीशन, यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो प्रोड्यूस मास बाय टोटल मास इनटू 100। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहे हैं consider the complete combustion of butane. The amount of butane utilized to produce this much gram of water is x gram into this.
तो इसका कंप्लीट कंबशन का पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन और ब्यूटेन कह रहा है, तो ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, ठीक है। इसका हम कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं O2 के साथ, तो ये बनना है CO2, सारे कार्बन CO2 में जाएंगे और सारे हाइड्रोजन H2O में जाएंगे, राइट। और वाटर प्रोड्यूस हुआ है 72 ग्राम्स, ओके। तो 72 ग्राम का मतलब वाटर का आप मोल्स निकाल लो, 72 बाई मोलर मास ऑफ वाटर, ये 4 मोल्स आ गया, यानी वाटर 4 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। और ये अपने आप में एक बैलेंस इक्वेशन है। O2 को भी बैलेंस कर देते हैं, 8 और 5 13 बाई 2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्यूटेन यूटिलाइज्ड, ब्यूटेन के मोल्स पूछा है हमसे, कितना यूटिलाइज होगा। तो इसके 1 मोल से इसका 5 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो। 5 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल ब्यूटेन चाहिए, तो इसीलिए 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 1/5 मोल ब्यूटेन चाहिए, इसीलिए 4 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 1/5 इंटू 4 मोल्स ब्यूटेन चाहिए, इतना मोल चाहिए हमें ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के मोल्स आ चुके हैं कि, और इसने पूछा है ग्राम्स में कन्वर्ट करना, ये देखो ग्राम्स का यूनिट दिया हुआ है। तो 1/5 ये मोल्स हैं, तो इसको मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/5 इंटू 4 इंटू इसका मोलर मास जो ब्यूटेन का होगा 4858, ये आ गया वैल्यू। और ये सिंप्लीफाई कर, ये वैल्यू आ रही है 46.4। तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में इसने कहा है कि आप 10 टू द इतना ऐसे एक्सप्रेस करो, तो ये 464 इंटू 10 टू द पावर -1, तो आंसर हमारा 464 हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स बिल्कुल फिक्स हैं। देखो पहला चीज़ है कि कोई भी एब्सोल्यूट नंबर, जो पता है एब्सोल्यूट नंबर ही है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, तो भाई वो 2.5 तो नहीं हो सकता है, 1.5 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नंबर होगा। तो कोई भी एब्सोल्यूट नंबर हो तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे। एब्सोल्यूट नंबर हो जो आपको पता है कि एकदम एब्सोल्यूट नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ये ऑलवेज इन्फिनिटी होगा, रूल नंबर 1। ऐसी कोई चीज़ें जो फ्रैक्शन में हो सकती हैं, जैसे किसी चीज़ का लेंथ या किसी चीज़ का वेट, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, 1.2 kg 1.3 kg। तो जो फ्रैक्शन में हो सकता है उसके सिग्निफिकेंट फिगर जितने डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, उसके इक्वल होगा। मान लो कि जैसे 125 सेंटीमीटर किसी का लेंथ है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, 3 फिगर्स इसमें सिग्निफिकेंट हैं। या 12.5 सेंटीमीटर है किसी का, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं जीरो को कब कंसिडर किया जाता है। तो अगर डेसिमल और नंबर के बीच में कोई जीरो आ जाए, मान लो डेसिमल और ये नंबर है, इसके बीच में जीरो आ जाए, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर्ड नहीं होंगे। डेसिमल और इसके बीच में मान लो 1 2 3 4 जीरो है, अब पूछा जाए कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये हम कहेंगे कि सिर्फ 1 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। लेकिन अगर 2 नंबर के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए, जैसे डेसिमल आ जाए, जैसे कि मान लो 2.00005 आ जाए, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट है। अब 1 2 3 4 5 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा, तो ये जीरो से रिलेटेड रूल है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और इसके बाद अगर आप जीरो दे रहे हो, तो ये जीरो कंसिडर्ड नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। अगर इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इस नंबर के बाद का कोई भी नंबर कितने भी जीरो आप दे दो, वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 लिया जाएगा। लेकिन अब आप डेसिमल को इंगेज कर लो, तो 100 के बाद एक डेसिमल दे दो, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमें इसमें 2 डिजिट्स तक पता है, ठीक है। जैसे इसको तो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 × 10⁻², में तो 1 ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ गया ना, ये तो कंसिडर ही नहीं होता है जो पावर वाला है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो अभी हमें परफेक्टली नहीं पता है, तो इस डिजिट तक हमें कंफर्म पता है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अब जीरो कंसिडर हो जाएगा। अगर यहाँ डेसिमल आ गया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही डेसिमल के बाद अगर आ जाए, मान लो 2. नेक्स्ट मैं बता रहा था कि अगर जैसे डेसिमल के बाद 2 जीरोज़ आ गए, तो अब ये जीरो कंसिडर होंगे, ठीक है, दे आर द पार्ट, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 हो जाएगा। तो रूल एकदम सिंपल है, एब्सोल्यूट नंबर के लिए इन्फिनिटी, नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज द पार्ट। जीरो के लिए रूल है कि अगर
किसी नंबर के पहले जीरो है, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। दो नंबर के बीच में जीरो है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। किसी नंबर के बाद में जीरो है, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं होगा प्रोवाइडेड अगर कोई डेसिमल नहीं है तो यहाँ जैसा डेसिमल नहीं था मैंने कंसिडर नहीं किया। 1000 भी होता तो मैं सिग्निफिकेंट 1 ही लिखता। हाँ, लेकिन कोई डेसिमल आ गया तो फिर ये जीरो कंसिडर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3। यहाँ पे भी डेसिमल आ गया, इसके बीच बाद वाला सारा ही कंसिडर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नंबर है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो इसलिए ये जीरो इन दोनों नंबर के बीच में माना जाएगा, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। तो ये रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। तो अब यहाँ पे देख लो, ये जीरो डेसिमल के बाद वाला है, ये कंसिडर नहीं होगा इस केस में। सिर्फ ये 3, ठीक है, क्योंकि ये जीरो जो है वो नंबर के बाद है तो ये कंसिडर होगा नंबर के बाद। नंबर के पहले वाला कंसिडर नहीं होता है, डेसिमल और नंबर के बीच में जो होता है वो कंसिडर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं 50 दे देता तब ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 नहीं रहता, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। ये दोनों को मुझे कंसिडर करना होगा, ये जीरो कंसिडर नहीं होंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा इसका। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन इज़ दिस मच ग्राम पर ml। इसका मतलब है कि अगर हम सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ये लें, 1 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब होता है 1 ml लें, तो इसका जो मास होगा वो 1.2 ग्राम होगा, यही मतलब है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ दिस मच मोलल, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो, इसको करने का पहला तरीका है कि पहले आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम्स में आप ले रहे हो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि ये केजी में होता है। तो अब टारगेट करते हैं, ये सोल्यूशन का मास, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। हमारा टारगेट है मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना। तो देखो, सबसे पहला चीज़ वाटर की डेंसिटी दे रखी है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास 1 ml है, तो मैं वेट ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1, और वॉल्यूम जो दिया हुआ है अगेन वो 1 ही है, 1 ml जो हमने लिया है, ये आ गया 1 ग्राम। इसका मतलब वाटर का मास इसमें 1 ग्राम है। देखो, इसमें सिंपल सा ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो बिकॉज ऑफ द वाटर है, NaOH का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसीलिए जो भी वॉल्यूम है उसको मैंने वाटर का वॉल्यूम मान के वाटर का मास निकाल लिया, वाटर की डेंसिटी यूज़ करके। अब सोल्यूशन का मुझे मास पता है, तो जब मुझे सोल्यूशन का मास पता है तो मास ऑफ NaOH अब निकल आएगा, जो कि सोल्यूट है, क्योंकि सोल्यूशन के मास में वाटर का मास और NaOH का मास दोनों ही ऐड होके आ रहे हैं। तो सोल्यूशन का मास 1.2 है और वाटर का मास 1 है, तो इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये 0.2 ग्राम आ गया NaOH का मास, क्योंकि जो सोल्यूशन का मास है इट इज़ मास ऑफ NaOH सोल्यूट प्लस मास ऑफ H2O सॉल्वेंट। तो ये मुझे 1 पता चल गया था, तो ये मुझे पता चल गया, इट मस्ट बी 0.2। अब मेरे लिए सारा रास्ता खुल गया। वेट ऑफ वाटर मुझे पता है ग्राम्स में, मैं इसको पुट कर दूंगा 1 यहाँ पे। मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि इसका मास पता चल गया है, तो मास बाई इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास आप निकालोगे तो ये आएगा 40। जब मैं इन दोनों को यहाँ पे पुट करूँ तो ये वैल्यू जो मोलैलिटी की आएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज़ 0.2/40, वेट ऑफ वाटर इज़ 1 into 1000, ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है 5, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। तो ये जुलाई वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन और है, ठीक है, 6 क्वेश्चन ही हैं, इसके बाद आंसर्स आ जाएगा, फिर दूसरे वाले शिफ्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन को। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है स्टार्टिंग विद द पार्शियल प्रेशर, SO2 का हमें पार्शियल प्रेशर इतना दिया हुआ है और O2 का इतना दिया हुआ है, और SO3 है ही नहीं। When the reaction is complete, the total pressure of the reaction vessel is this much millibar, इतना मिलीबार है। तो क्या करेंगे? तो देखो, इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इसका मतलब जैसे ये मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसके 2 मोल का रिएक्शन इसके 1 मोल से हो रहा है, तो प्रेशर के सेंस में हम कहेंगे कि 2 ATM प्रेशर के लिए इसका 1 ATM चाहिए, या 2 बार के लिए इसका 1 बार चाहिए। यानी प्रेशर का भी वही रेशियो होगा रिएक्शन का जो मोल्स का रेशियो होगा, क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो शुरुआत करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना वाइटनर लगा देता हूँ इस पर, ताकि थोड़ा सा मैं यहीं पे लिख सकूँ, इस रिएक्शन को दोबारा मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से हो जाएगा मेरा काम।
ये वैल्यू चाहिए होंगी मुझे, इसको मैंने रिटेन कर लिया। नाउ अब देखते हैं इनिशियल, पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ। इनिशियल इसका है 250, इसका है 750, ये मैंने लिख दिया। अब जब रिएक्ट करेगा तो हमें भी पता है, ठीक है, ये पहले ख़त्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो फाइनल, इसको आप मन में मोल समझो, है तो ये प्रेशर मोल समझो, क्योंकि प्रेशर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनल लिख रहे हैं, दिस इज़ 0, ये कुछ नहीं बचा। अब इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 250 के लिए 250 का हाफ 125 चाहिए होगा, तो इसका 125 रिएक्ट कर जाएगा O2 का। तो जब O2 का 125 रिएक्ट करेगा तो इसमें से 125 मैंने माइनस कर दिया, तो इतना बच गया इसका प्रेशर। और ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना इसका प्रेशर है उतना ही ये प्रोड्यूस हो जाएगा 250। तो इसीलिए अब जब फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम निकालेंगे तो इन तीनों का सम, तीनों नहीं मतलब दोनों का, इसका और इसका सम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 750 माइनस 125 O2 का प्रेशर और 250 उसका प्रेशर, क्योंकि SO2 तो 0 हो चुका है। तो नेट वैल्यू ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, 125 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 875, दिस इज़ द आंसर, 875 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगस्त वाले शिफ्ट के क्वेश्चंस पे। ये रहा अगस्त वाले शिफ्ट का क्वेश्चन। कह रहे द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम सोडियम इज़ दिस मच, द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन, मोल्स निकाल के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो जितने मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल्स ऑफ सोडियम बहुत सिंपल, 8 बाई इसका एटॉमिक मास 23, ये हो गया मोल्स ऑफ सोडियम। और अब पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम अगर पूछा जाए तो ये सिंपल है, 8 बाई 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और इसने बता रखा है एवोगैड्रो नंबर आपको ये लेना है, तो ये मैं ले लेता हूँ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 के फॉर्म में रखना है, यानी इसको आप सिंप्लीफाई कर लो नियरेस्ट इंटीजर के पास। ये वैल्यू आ रही है 2.09 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका मतलब नियरेस्ट इंटीजर इसका 2 हो गया, तो 2 विल बी द आंसर, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहे हैं 100 ग्राम प्रोपेन इज कम्प्लीटली रिएक्टेड विथ 1000 ग्राम ऑक्सीजन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज़। तो फिर से ये मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। प्रोपेन को पहले लेते हैं हम, प्रोपेन का 3 कार्बन C3H8, CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला। प्रोपेन है, इसको O2 से ट्रीट करके बैलेंस करते हैं, तो 3 कार्बन है तो 3 CO2 बनेगा और 4 H2O बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 2 8 आ गया। अब ऑक्सीजन का आइडिया लगाते हैं, 10 यानी 5 O2 आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे पहले इसका हम मोल्स हमें निकालना होगा कि फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोपेन। 100 ग्राम प्रोपेन है तो इसके मोल्स कितने आएंगे, तो मैं यहाँ निकालता हूँ 100 बाई इसका मोलर मास, 44 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रही है 2.27, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं O2 के मोल्स, तो इसके मोल्स आ जाएंगे इसका मास बाय इसका मोलर मास 32, ये सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी 31.25। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2.27 और यहाँ पे 31.25, ये आ गया हमारे पास। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 5 मोल चाहिए, ठीक है, तो इतने के लिए कितना चाहिए, ये तो फाइनली पूरा रिएक्ट करके फाइनल लिखने जा रहे हैं, पूरा 0 हो गया, और इसका 5 टाइम्स करेंगे तो हमें वैल्यू कितना ये रिएक्ट करेगा ये मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्ट करने वाला है इसका 5 टाइम्स करने पे आ रहा है 31.25 में से, मतलब ये आ रहा है वैल्यू 11.36, तो इसका 5 टाइम्स रिएक्ट किया 11.36, तो बचेगा कितना, इसमें से 11.36 को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये बच गया हमारे पास इतना मोल्स। इसका CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, तो आप इसके 1 मोल से इसका 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे कितना होगा इसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अब इसका कर रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है 6.81, इतने मोल्स आ रहे हैं, ओके। एक्चुअल में मैं ये देख रहा हूँ कि क्या इसने वाटर के फेज़ के बारे में कुछ मेंशन किया है, तो मैं रूम टेम्परेचर ले लेता हूँ, क्योंकि इसने कहीं मेंशन नहीं किया है उसके बारे में कि वाटर किस स्टेज में है। अगर ये 100 डिग्री से ज़्यादा होता तो ये मेंशन करता, नहीं मेंशन किया तो ये लिक्विड है, यानी गैस फेज़ में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये लिक्विड है, तो इसको आप लिखो ही मत, गैस फेज़ में है ही नहीं, पूरा का पूरा लिक्विड बन गया।
तो ये दोनों मोल्स आ गए हमारे पास, CO2 के मोल्स और O2 के मोल्स। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 6.81 बाई टोटल मोल्स इन दोनों का सम, O2 और इसका सम। तो ये जब करके हम डिवाइड करेंगे इसको तो वैल्यू आ जाएगी, यानी 31.25 माइनस 11.36, ये एक पार्ट हुआ, प्लस 6.81, इससे आप डिवाइड कर दो सिंप्लीफाई करके, तो यही हमारा आंसर होगा। ये वैल्यू आ रही है 0.255, इतना आ रहा है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इसी को हम लिख देंगे, और इसने इस फॉर्म में कहा एक्सप्रेस करने के लिए, तो जब हम इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये इसके बाद भी एक नंबर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 25.53 इंटू 10⁻⁻²। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26 नियरेस्ट इंटीजर में आएगा, 26 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा 10 ml aqua solution KMnO4 was titrated in acidic medium, equal volume of 0.1 मोलर। ये एक्चुअल में रिडॉक्स का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को मैं रिडॉक्स में कवर करूँगा, रिडॉक्स का भी वीडियो जो है इसके बाद नेक्स्ट आएगा, ठीक है, कल ही आएगा, तो उसमें मैं इसको कवर कर लूँगा, क्योंकि ये रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट है तो कुछ बेसिक्स भी बता देंगे। तो अभी इसको, ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, रिडॉक्स से रिलेटेड है, इसीलिए इसको अभी स्किप कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आ रहे हैं 100 ml ऑफ Na3PO4 सोल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम। तो पूछा इसकी मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी। तो पहले एक काम जो निकालना है ना, उसका फॉर्मूला आप लिख लिया करो, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि यहाँ पे Na3PO4 है, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये अगर ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, तो वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, इसकी तो हेडेक ही नहीं है, ये वैल्यू 100 पता है, बस ये पता करना है। तो देखो Na3PO4 से इतना सोडियम प्रेजेंट है, तो ये तो अब बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। ऐसे कर लो आप, Na3PO4 को एनालाइज करो, इसका मोलर मास निकाल लो। इसमें 23 इंटू 3 करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 आएगा, 69। फॉस्फोरस का 31 और 16 है तो ये 64, इतना आ गया हमारे पास, और ये टोटल सिंप्लीफाई होके आ रहा है 164। तो सीधा सा है कि जब सोडियम 69 है तो Na3PO4 164 है, तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यहाँ पे 69 ग्राम Na प्रेजेंट है 164 ग्राम Na3PO4 में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो सोडियम है ये दिया हुआ है 3.45 ग्राम सोडियम कितने में प्रेजेंट होगा, यूनिटरी मेथड से आ जाएगा 164/69 मल्टीप्लाइड बाई 3.45। इसको हम फाइंड करते हैं तो ये हमें मास देगा, उससे फिर हमें इसका मोलर मास भी निकालना होगा। तो पहले मैं मास निकाल लेता हूँ, ये कितना मास आएगा, तो ये आ रहा है 8.2 ग्राम्स, इतना मास इसका आ गया। तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे मोल्स एब्सोल्यूट चाहिए। तो इसका जो मोल्स आएगा मास बाय मोलर मास, इसका मोलर मास अब 164 ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, 164 इतना मोल्स आ रहा है, तो इसको हम 164 से तो ये वैल्यू आ रही है 0.05। बस मोल्स आ गया, वॉल्यूम 100 हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.05 बाय वॉल्यूम 100 इंटू 1000, ओके, तो ये वैल्यू आ गई 0.5। इसने हमें कहा है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 0.5 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻² आएगा, तो 50 विल बी द आंसर हियर। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन है, यानी कायदे से ये है कि सोडियम के बेसिस पे हमने इसका मास निकाला, फिर इसका मोल्स निकाला, और उसी मोल्स को इस फॉर्मूले में यूज़ किया। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसने कहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl जिसकी डेंसिटी इतनी दी हुई है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, और इसकी मोलैरिटी दे रखी है 3.3 मोल्स पर kg, तो इसकी मोलैरिटी पूछी गई है। तो ऐसा केस जब भी है ना एक्वस सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होता है, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर वॉल्यूम में वाटर होता है, बस यही थीम है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका क्या मतलब है। ये कह रहा है कि अगर हम 1 kg सॉल्वेंट लें, 1 kg सॉल्वेंट लें, तो इसमें 3.3 मोल्स हैं, 3.3 मोल्स हैं KCl के, यही मतलब है इसका, इतना मोल्स पर kg, तो इतने kg सॉल्वेंट में इतना मोल्स है। यानी हमें दो चीज़ मिल गया, सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका मास मिल गया,
तो मास ऑफ वाटर मिल गया 1 kg। ओके, तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया हमें 1000 ml, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है ना वाटर की वो 1 ग्राम पर ml, जितना ml उतना ग्राम, तो इतना ग्राम तो इतना ही ml वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, जो KCl है इसका मोल्स हमें पता चल गया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, पहले ये भी तो हम पता कर लें। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ KCl बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 1000। तो आधा पार्ट तो हमें मिल गया, मोल्स ऑफ KCl ये रहा मिल गया, तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ चुका है, ठीक है, और अब हमें मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना होगा। एक मिनट, इसमें एक मेरे से मिस्टेक हो गया, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये जो केस है ना स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं दिया है, तो इसको हटाते हैं पहले, ये नहीं है। यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा, ये निकाला जा सकता है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो ये तो हमारे पास आ गया सॉल्वेंट का मास, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से कहानी फिर से शुरू करते हैं। सॉल्वेंट का मास आ चुका है, तो जब सॉल्वेंट का हमारे पास मास आ चुका है, हमें सोल्यूशन का मास निकाल के सोल्यूशन की डेंसिटी से वॉल्यूम निकालना होगा। तो मेरा पहला टारगेट है मास ऑफ सोल्यूशन, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आ चुका है, प्लस मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब मास ऑफ KCl, और वो KCl का मास यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मोल्स आ ही चुका है, तो मास ऑफ KCl आ जाएगा 3.3 इंटू मोलर मास ऑफ KCl, ये आ रहा है 66.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 245.85 इतना ग्राम्स। तो इसीलिए मास ऑफ सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो 1 kg यानी ये 1000 ग्राम हो गया सॉल्वेंट का मास, और प्लस सोल्यूट का मास 245.85। तो इन दोनों को सम करेंगे, ये आ जाएगा 1245.85 ग्राम्स, इतना आ गया हमारे पास। एक्चुअली मैंने जो वॉल्यूम लेट कर लिया था तो उससे मामला फंसने लग गया था। क्यों फंस रहा था, क्योंकि अगर मैं इसका वॉल्यूम लेट ही कर लूँगा तो फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, यानी मोलैरिटी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रहा था, इसलिए यहाँ चेंज करने की ज़रूरत। तो अब वॉल्यूम निकालना आसान है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। ये रहा मास हमने निकाल लिया 1245.85 डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें दे रखा है सोल्यूशन का 1.2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और इसी को हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप इस वैल्यू को, ये रहा मोल्स हमारे पास, मोल्स को आप यहाँ पे पुट करना और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को यहाँ पे पुट करना, अकॉर्डिंगली आप इसको फाइंड कर लो। तो इसका आंसर जो आ जाता है 3.17। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच इन दिस वीडियो।